आज मैं आपको 10वीं कक्षा की हरियाणा बोर्ड द्वारा लगवाई गई नई इतिहास की किताब से 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको इस पाठ के सभी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएं, क्योंकि अब आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अधिक समय नहीं बचा है। मैं आपको इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अर्थ व साम्राज्यवाद के प्रसार में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक रहीं। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद इन दोनों का अर्थ क्या है और साम्राज्यवाद के प्रसार यानी कि फैलाव के लिए कौन सी परिस्थितियां यानी कि कौन से कारण सहायक रहे थे। आंसर देखिए। अब साम्राज्यवाद का अर्थ, जब कोई शक्तिशाली व उन्नत देश किसी दुर्बल यानी कि कमज़ोर और पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है और उसका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इस इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई ताकतवर देश जब किसी कमज़ोर देश के ऊपर अपनी शक्ति के आधार पर उसको अपना गुलाम बना लेता है और उसका राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर उसका शोषण करता है, तो उस शक्तिशाली देश की इस इच्छा को और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहते हैं। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि किसी ताकतवर देश का किसी कमज़ोर देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेना साम्राज्यवाद कहलाता है। दूसरा देखें, उपनिवेशवाद का अर्थ, किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे निर्बल यानी कि कमज़ोर और गरीब देशों को अपने अधीन यानी कि अपना गुलाम बनाना को लेकर उनके आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति उपनिवेशवाद कहलाती है। अब इसमें और ऊपर वाले में यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में इतना ही अंतर है कि उपनिवेशवाद का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो आर्थिक लाभ कमाना होता है। इसमें भी जो ताकतवर देश है कमज़ोर देश के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है यानी कि उसको अपना गुलाम बना लेता है, लेकिन यहाँ पर उनका मुख्य जो मकसद होता है वो केवल आर्थिक लाभ कमाना होता है। तो ये अंतर है, दोनों का अर्थ है। अब कारण देखें, साम्राज्यवाद के प्रसार यानी कि फैलाव में सहायक परिस्थितियाँ। तो पहला कारण ये बताया गया है, लाभ कमाने की लालसा, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए जो ताकतवर देश है कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर यानी कि देश के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं और वहाँ की प्राकृतिक और मानवीय जो संपदा है, जो संसाधन है, उनके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उनका प्रयोग करते हैं। मात्र देश की शक्ति बढ़ाना यानी कि अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए भी ऐसा किया जाता था। उसके बाद है मात्र देश में सज़ा से बचना, यानी कि सज़ा से बचने के लिए भी ऐसा किया जाता था, यानी कि साम्राज्यवाद का प्रसार किया जाता था। स्थानीय लोगों का धर्म बदलवाकर उन्हें औपनिवेशिक धर्म में शामिल करना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गुलाम देश हैं उनके अंदर जो शक्तिशाली देश थे अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे और ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को यानी कि गुलाम देशों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवा देते थे, यानी कि उनको प्रलोभन लालच देकर अपने धर्म में शामिल कर लेते थे। तो ये भी एक मुख्य कारण था साम्राज्यवाद के प्रसार का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में इंग्लैंड व फ्रांस के उपनिवेशिक विकास के बारे में लिखें। यानी कि भारत के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस ने जो विकास किया था, क्योंकि भारत जो था इंग्लैंड और फ्रांस का उपनिवेश था, तो उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। इंग्लैंड व फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आने से निर्मित माल बहुत तेज़ी से तैयार होने लगा, यानी कि मशीनीकरण हुआ। औद्योगिक क्रांति आई इंग्लैंड और फ्रांस में, और जिससे कच्चे माल से तैयार माल बनाना आसान हो गया, जिससे कि कच्चे माल की ज़रूरत जो है अत्यधिक बढ़ गई। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, जिससे कच्चे माल की ज़रूरत महसूस हुई। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए
उपनिवेशों के ऊपर ध्यान दिया गया, यानी कि कच्चे माल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो गुलाम देश थे उनके ऊपर ध्यान दिया गया। इन राष्ट्रों के पास भारत जैसा उपनिवेश बनाने के बाद बहुत सारा धन इकट्ठा होने लगा, यानी कि भारत के ऊपर इनका अधिकार था, तो जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया और ये राष्ट्र अमीर होते चले गए, जबकि भारत को गरीब बना दिया। इन राष्ट्रों ने अपने विकास के साथ भारत में भी विकास किया, लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, यानी कि भारत के अंदर जो विकास किया वो विकास उन्होंने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे कि भारत के अंदर रेलवे लाइन बिछाई, संचार के साधनों का विकास किया, तो उन्होंने अपना जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसा किया। इंग्लैंड व फ्रांस के पूंजीपति वर्ग को अधिक पैसा कमाने का अवसर भी मिला और इससे जो इंग्लैंड और फ्रांस के जो पूंजीपति थे यानी कि अमीर लोग थे उनको भी पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विकास में किन किन देशों ने भाग लिया, इनके बारे में लिखें। आंसर देखें, अफ्रीका में साम्राज्यवाद के विकास में बेल्जियम, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी ने भाग लिया, यानी कि इन देशों ने जो अफ्रीका के जो देश थे उनको अपना गुलाम बनाया और अपने फ़ायदे के लिए उनका शोषण किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साम्राज्यवाद से यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर सकारात्मक व विनाशकारी प्रभावों का उल्लेख करें, यानी कि क्वेश्चन के अंदर यह बताना है कि साम्राज्यवाद के यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़े यानी कि प्रभाव पड़े उनके बारे में बताना है। आंसर देखें, साम्राज्यवाद से यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर सकारात्मक और विनाशकारी प्रभाव देखने को मिले, यानी कि दोनों प्रभाव पड़े, सकारात्मक भी और विनाशकारी भी, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है यूरोप के देशों पर, यानी कि यूरोप के देशों पर साम्राज्यवाद का क्या प्रभाव हुआ। आंसर देखें, जिन यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति आई उन्होंने अपने उपनिवेशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल प्राप्त किया तथा जिससे यह देश धनवान हो गए, यानी कि जो यूरोप के देश थे जिन्होंने दूसरे देशों को अपने अधीन कर रखा था यानी कि अपना गुलाम बना रखा था, उन गुलाम देशों से उन्होंने कच्चा माल प्राप्त किया और जिससे वो सभी देश अमीर बन गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय देशों में अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ लग गई, जिसके कारण इन देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को अधिक शक्तिशाली बनाना आरंभ कर दिया, यानी कि जो यूरोपीय देश थे उनके बीच ये होड़ लग गई, कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि कौन अधिक उपनिवेश बनाएगा, और इस वजह से उन्होंने जो है अपनी सेनाओं को अधिक शक्तिशाली यानी कि ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद है एशिया और अफ्रीका के देशों पर प्रभाव, यानी कि साम्राज्यवाद का एशिया और अफ्रीका के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहला है, साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उपनिवेशों में पश्चिमी शिक्षा लागू की, जिससे इन उपनिवेशों में राष्ट्रीय जागृति का उत्थान हुआ, यानी कि जो उपनिवेश थे साम्राज्यवादी देशों के यानी कि यूरोपीय देशों के, उन्होंने वहाँ पर पश्चिमी शिक्षा जो है लागू कर दी, जो राष्ट्रीय जागृति का कारण बनी। दूसरा पॉइंट है, साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशों में नए उद्योग स्थापित किए, जिससे इन लोगों को रोजगार मिला, यानी कि उन्होंने अपने गुलाम देशों में नए उद्योग स्थापित किए और उससे लोगों को, गुलाम देश के जो लोग थे उनको रोजगार मिला। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों में यातायात व संचार के साधनों का विकास किया, यानी कि उन्होंने अपने अधीन देशों के अंदर रेलवे लाइन बिछाई और टेलीफोन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद है विनाशकारी प्रभाव। पहला है, साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदना शुरू कर दिया तथा अपने देश में निर्मित माल ऊंचे दामों पर बेचना आरंभ कर दिया। साम्राज्यवादी देशों ने उपनिवेशों के निजी उद्योगों में निर्मित माल को बेचने के लिए
अनेक प्रतिबंध लगाए जिससे उपनिवेशों के उद्योग नष्ट हो गए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने अपने गुलाम देशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल प्राप्त किया। अपने देश में जो है उनसे निर्मित माल को बेचना शुरू कर दिया और महंगे दामों पर। और साम्राज्यवादी जो देश थे उन्होंने उपनिवेशों के जो निजी उद्योग थे, यानी कि जो गरीब देश थे उनके जो निजी उद्योग थे, उनके माल दूसरे देश में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिए, जिससे कि उपनिवेशों के जो उद्योग थे, यानी कि जो निजी उद्योग थे, वो बंद हो गए। उसके बाद है साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के किसानों का बहुत शोषण किया, जिससे उपनिवेशों के किसान निर्धन हो गए। यानी कि उन्होंने जो गुलाम देश थे उनके किसानों के ऊपर जो है अधिक शोषण किया गया, जिससे किसान जो है बहुत अधिक निर्धन हो गए। साम्राज्यवादी देशों के लोग स्वयं को सभ्य तथा उपनिवेशों के लोगों को असभ्य व और बर्बर समझते थे तथा उनके साथ मेलजोल स्थापित नहीं करते थे। यानी कि जो साम्राज्यवादी देश थे, जो यूरोपीय देश थे, वो अपने आप को सभ्य यानी कि एजुकेटेड मानते थे, और जो उपनिवेश थे उनके जो लोग थे उनको असभ्य यानी कि अनएजुकेटेड और बर्बर यानी कि ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़ा करना जानते हैं ऐसा समझते थे, और उनके साथ मेलजोल स्थापित यानी कि उनसे मिलते जुलते नहीं थे। उसके बाद साम्राज्यवादी देशों के ईसाई प्रचारकों ने उपनिवेश के लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाना आरंभ कर दिया। यानी कि जो साम्राज्यवादी देश थे उन्होंने अपने उपनिवेश के लोगों को ज़बरदस्ती जो है ईसाई बनाना यानी कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। ईसाई धर्म यानी कि उनको ईसाई बनाना शुरू कर। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है साम्राज्यवाद व उपनिवेश में अंतर स्पष्ट करें, जिसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। वही बातें फिर से यहाँ पर लिखी हुई हैं। साम्राज्यवाद के बारे में हमने पढ़ा था, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दुर्बल यानी कि कमज़ोर देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है तथा उसका राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवादी देश शासित देशों की जनता के हितों की उपेक्षा कर अपने देश के हितों के लिए उनका शोषण करता है। यानी कि साम्राज्यवाद के अंदर जो शक्तिशाली देश होता है वो अपने अधीन देशों की जनता के हितों की उपेक्षा करता है, यानी कि अनदेखी करता है, और अपने फ़ायदे के लिए उनका शोषण करता है। उसके बाद है उपनिवेशवाद। किसी शक्तिशाली देश द्वारा निर्बल और गरीब देश को अपने अधीन लेकर उससे आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति उपनिवेशवाद कहलाती है। यानी कि इसके अंदर जो मुख्य मकसद होता है आर्थिक लाभ यानी कि पैसा कमाना होता है। उपनिवेशवाद का मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। यह सामान्यतः 1500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के बीच किया गया। यानी कि साम्राज्यवाद जो था 1500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक इसका अधिक प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने शोषण के कौन कौन से तरीके अपनाए? आंसर देखें। साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने शोषण के निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ती कीमतों पर प्राप्त किया। यानी कि जो साम्राज्यवादी देश थे, यानी कि ऐसे राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्रों के ऊपर शासन करते थे, उन्होंने अपने गुलाम देशों से कच्चा माल सस्ती कीमतों पर प्राप्त किया। उसके बाद है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों से धन अपने देश पहुंचा दिया, जिससे वह उपनिवेश गरीब हो गया। यानी कि जो साम्राज्यवादी देश थे वो अपने उपनिवेश से जो पैसा था वो अपने देश भेज देते थे, और जिससे वो उपनिवेश देश जो था वो गरीब हो जाता। उसके बाद है, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में अपने देश का निर्मित माल सस्ती कीमतों पर बेचकर उपनिवेशों के घरेलू जो उद्योग थे, लघु उद्योग जो थे, उनको बंद करवा दिया। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मशीनों से तैयार माल था उन्होंने
अपने गुलाम देशों के अंदर सस्ती कीमतों पर उनको बेचा, और इससे क्या हुआ कि जो उपनिवेश थे यानी कि जो गुलाम देश थे उनके जो लघु उद्योग थे वो बंद हो गए। उसके बाद है साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार किया, जिससे वहाँ की संस्कृति बर्बाद हो गई। उसके बाद साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों में किसानों से अपनी ज़रूरत की खेती करवाई, यानी कि जो राष्ट्र थे अपने गुलाम राष्ट्रों से और वहाँ के जो किसान थे उनसे अपनी मर्जी की खेती करवाते थे, यानी कि जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती थी उसी वस्तु की वो किसानों से खेती करवाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय कृषि और किसानों पर उपनिवेशवादी व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम रहे, स्पष्ट करें। आंसर देखें। भारत की ब्रिटिश सरकार ने किसानों से लगान यानी कि टैक्स, जिसको कर कहते हैं, एकत्र यानी कि इकट्ठा करने के लिए जितने भी भूमि प्रबंधन लागू किए वे सब किसानों के शोषण पर आधारित थे, यानी कि जितने भी भूमि प्रबंधन अंग्रेजों ने भारत पर लागू किए उन सब से किसानों का शोषण हुआ। किसानों की लगभग आधी उपज लगान चुकाने में लग जाती थी, यानी कि किसान जितनी भी फसल वो उपजाता था, यानी कि जितनी फसल उसकी पैदा होती थी, उत्पन्न होती थी, उसका आधा हिस्सा टैक्स देने में ही चला जाता था। कर इकट्ठा करने के नियम इतने कठोर थे कि किसानों को हर हाल में चाहे उपज हो न हो कर देना पड़ता था, यानी कि किसानों को हर हाल में टैक्स देना पड़ता था, चाहे उनकी फसल हो या फिर ना हो। महाजनों से ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार लेने और सरकार को समय पर कर न यानी कि टैक्स न देने की वजह से किसानों से उनकी भूमि छीन ली गई। अधिक कर देने की वजह से भी किसानों ने अपनी भूमि खुद भी छोड़ दी, यानी कि बहुत अधिक टैक्स देने की वजह से जो है किसान जो है स्वयं भी अपनी भूमि छोड़ देते थे और उनकी भूमि छीन भी ली जाती थी, ताकि क्योंकि वो समय पर टैक्स नहीं भर पाते थे, जिससे भूमि बंजर हो गई। उपनिवेशवादी व्यवस्था ने भारतीय कृषि और किसानों दोनों को ही बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय धन अथवा संपदा का निष्कासन से आप क्या समझते हैं। आंसर देखें। अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के पश्चात भारतीय धन अथवा संपदा का एक बहुत बड़ा भाग निरंतर यानी कि लगातार इंग्लैंड जाता रहा, यानी कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार करने के बाद भारत का जो पैसा था, जो धन था, अंग्रेज अपने देश इंग्लैंड भेजते रहे। इससे आर्थिक दोहन अथवा संपदा का निष्कासन कहा जाता है, यानी कि इस चीज़ को आर्थिक दोहन या फिर संपदा का निष्कासन कहा जाता है। यह धन सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों को भारी वेतन तथा पेंशन के रूप में भारतीय राजकोष से दिया जाता था। एक अनुमान के अनुसार केवल 1758 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक लगभग 60 लाख पाउंड की संपत्ति इंग्लैंड भेजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब होता है 50 के बाद का भाग, यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मतलब है 1850 के बाद का समय। यूरोप में उत्पादन की तकनीक में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप गृह उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ। इसके कारण हाथ की अपेक्षा मशीन के कारखाने में अधिक उत्पादन होने लगा। इन्हीं परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 1850 के बाद जो यूरोप के जो देश थे उनके अंदर तकनीकी बदलाव हुए। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप जो गृह उद्योग थे उनके स्थान पर यानी कि उनकी जगह पर बड़े बड़े कारखाने लग गए और वहाँ पर जो है हाथों की बजाय मशीनों से उत्पादन होता था और इसकी वजह से जो उत्पादन जो था बहुत तेज़ी के साथ और
बहुत आसानी के साथ होता था। इन्हीं परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, यानी कि ये जो परिवर्तन हुए थे इन्हीं को ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए। आंसर देखिए, जिन यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति आई वे सभी देश अपने अपने देशों के कारखानों में बहुत अधिक माल बनाने लगे। इस माल को उन्होंने स्वयं उपनिवेशों में बेचकर अत्यधिक लाभ कमाना आरंभ कर दिया, यानी कि इन्होंने जो तैयार माल था अपने गुलाम देशों के अंदर उनको बेचा और वहाँ से जो है बहुत अधिक लाभ कमाया। इन उपनिवेशों से यह देश सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदते, यानी कि अपने गुलाम देशों से सस्ते दामों पर कच्चा माल लेते और उसको अपने वहाँ तैयार कर कर और अपने गुलाम देशों में बेचते थे, खरीदने लगे, जिससे सभी यूरोपीय देश व्यापार के कारण अधिक धनवान हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण थे, वर्णन करें। यानी कि कारण बताने हैं जो हस्तशिल्प यानी कि हाथों के साथ जो निर्माण किया जाता था उनके पतन के। आंसर देखें, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के निम्नलिखित कारण थे। औद्योगिक, पहला कारण है औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए। इनमें बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा और यह माल सुंदर तथा सस्ता होता था। भारतीय माल महंगा होने की वजह से उनके सामने टिक नहीं सका और बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। दूसरा कारण है भारतीय लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएं जब इंग्लैंड तथा यूरोप के बाजारों में पहुंचती थी तो उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते थे ताकि वहां के लोग उन्हें खरीद न सके। यानी कि जो भारत के अंदर जो माल तैयार होता था जब वो विदेशों में यानी कि दूसरे देशों में बिकने के लिए जाता था तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देते थे ताकि वहाँ के लोग उनको खरीद ना पाएँ। तो इससे जो भारत के अंदर जो निर्माण होता था उसको नुकसान हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय दस्तकारों तथा शिल्पकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं के बड़े खरीदार भारतीय शासक तथा राज दरबार थे, परंतु अंग्रेजों ने सभी राज्यों का अंत कर दिया जिससे उनके मुख्य ग्राहक समाप्त हो गए। यानी कि जो भारतीय दस्तकार थे और जो शिल्पकार थे उनके सबसे बड़े खरीदार जो थे राजा लोग थे, यानी कि जो भारत के अंदर जो राजा थे वो उनको खरीदते थे और जो दरबारी थे, परंतु अंग्रेजों ने सभी राजाओं को समाप्त कर दिया तो इसलिए जो है उनके जो मुख्य ग्राहक थे वो समाप्त हो गए। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है जर्मनी के एशिया में कौन से उपनिवेश थे, उल्लेख करें। आंसर देखें, जर्मनी ने न्यू गुयाना के उत्तर पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया। 1898 ईस्वी में उसने चीन से क्योचू को ठेके पर ले लिया, ये जगह का नाम है। जर्मनी ने प्रशांत महासागर में कैरोलिन द्वीप पर तथा मार्शल द्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग का साम्राज्यवाद प्राचीन साम्राज्यवाद से किस प्रकार भिन्न था। आंसर देखें, आधुनिक साम्राज्यवाद प्राचीन साम्राज्यवाद की तरह सैनिक या राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं था। यानी कि जो आधुनिक साम्राज्यवाद है उसके अंदर सेना का प्रयोग नहीं किया जाता था और राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं था, राजनीतिक तौर पर दूसरे देश के ऊपर अधिकार नहीं किया जाता था। यह साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है इसे आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा जा सकता है। उसके बाद है इसके साथ साथ इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की झलक भी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ट्रिपल जी की नीति क्या थी। आंसर देखें, भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज ने यूरोपीय देशों में सोने के संग्रह की प्रतिस्पर्धा आरंभ कर दी। यानी कि जो जमीन की खोज की गई, यानी कि भौगोलिक जो खोज थी जिस कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इस खोज के पश्चात जो यूरोपीय देश थे उनके अंदर सोने को इकट्ठा करने के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो गया, यानी कि प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। समस्त यूरोप में अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि,
अधिक कीर्ति का नारा बुलंद हुआ, यानी कि ट्रिपल जी का मतलब है ये। जी फॉर गोल्ड, समृद्धि मतलब ग्लोरी, और कीर्ति का मतलब गॉड। तीसरा पॉइंट है, अब सभी यूरोपीय देशों का ध्यान ट्रिपल जी यानी कि गोल्ड, ग्लोरी और गॉड अर्थात सोना, कीर्ति एवं ईश्वर पर केंद्रित हो गया। उपनिवेशों की स्थापना से यूरोपीय देशों को सोना भी मिला, कीर्ति भी फैली एवं धर्म का प्रचार भी हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रिपल जी की नीति उपनिवेशों की स्थापना का एक कारण थी, यानी कि इसी वजह से जो है उपनिवेश बनाए गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद के प्रसार में ईसाई धर्म प्रचारकों का क्या योगदान रहा। आंसर देखें, एशिया और अफ्रीका की पिछड़ी जातियों में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यूरोप के ईसाई पादरियों से भी साम्राज्यवाद को भरपूर समर्थन मिला। इसका मतलब ये है कि जो यूरोप के जो ईसाई पादरी थे वो भी चाहते थे कि उनके धर्म का फैलाव हो और उसके लिए साम्राज्यवाद का उन्होंने सहारा लिया। पादरी लोग नए उपनिवेशों की स्थापना से बहुत प्रसन्न होते थे। जो पादरी लोग थे, जब किसी देश को गुलाम बनाया जाता तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, क्योंकि उनको मौका मिल जाता अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि उन्हें ईसाई धर्म फैलाने का एक नया क्षेत्र मिल जाता था, यानी कि उनको एक ऐसी जगह मिल जाती जहाँ पर वो अपने धर्म का प्रचार कर सकें। ईसाई पादरियों के लिए साम्राज्य विस्तार धर्म के प्रसार का एक अच्छा साधन बन जाता था, और जो ईसाई पादरी थे, साम्राज्यवाद उनके लिए एक अच्छा मार्ग बन गया, यानी कि रास्ता बन गया धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभ्य बनाने का अभियान क्या था, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, यूरोपीय लोग सभ्य स्वयं को सभ्य, यानी कि जो यूरोप के लोग थे स्वयं को यानी कि खुद को तो सभ्य मानते थे और श्रेष्ठ मानते थे, तथा एशिया और अफ्रीका के लोगों को हीन एवं असभ्य समझते थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय देशों के अनुसार केवल उनकी सभ्यता ही विश्व में विकसित सभ्यता थी, यानी कि यूरोपीय देशों का ये मानना था केवल उनकी सभ्यता ही ऐसी सभ्यता है जो विकसित है पूरे विश्व में। इसलिए वो क्या कहते थे कि वो दूसरों को भी अपने जैसा यानी कि सभ्य बनाएंगे। अतः यूरोपीय देशों के लोग अविकसित देशों की हीन जातियों को सभ्य बनाना अपना कर्तव्य समझते थे। इसलिए जो यूरोप के जो देश थे, वहाँ के जो लोग थे, वो ये सोचते थे कि दूसरे जातियों के जो लोग हैं उनको वो अपने जैसा सभ्य बनाना अपनी ड्यूटी समझते थे, कर्तव्य समझते थे। अधिक से अधिक उपनिवेशों को अपने अधीन लाने को वह अपने राष्ट्र के लिए सम्मान का प्रतीक मानते थे, यानी कि जो देश, जो यूरोपीय देश थे जिसके पास जितने ज़्यादा उपनिवेश होते थे, वो मानते थे कि उनका जो देश है उतना ही सम्मान का अधिकार है, यानी कि जिस देश के पास जितने अधिक उपनिवेश होंगे वह उतना ही सम्मानित देश माना जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, खुले द्वार की नीति क्या थी, यह नीति किसने दी थी। आंसर देखें, 19वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक यूरोपीय देश चीन में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। उसी समय अमेरिका भी इस साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हो गया। अमेरिका ने खुले द्वार की नीति दी। इस नीति के अनुसार इस बात पर जोर दिया गया कि चीन की सभी बंदरगाहें सभी विदेशी शक्तियों के लिए एक समान शर्तों पर खोल दी जाए, यानी कि अमेरिका ने ये कहा कि चीन के जितने भी बंदरगाह हैं उन सब को विदेशी देशों के लिए समान शर्तों यानी कि एक जैसी कंडीशन के ऊपर सभी के लिए खोल दिया जाए। इस बात को सभी देशों ने मान लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या विनाशकारी प्रभाव पड़े। आंसर देखें, साम्राज्यवाद के भारत पर निम्नलिखित विनाशकारी प्रभाव पड़े, यानी कि बुरे प्रभाव पड़े। गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का छिन्न भिन्न होना। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले गांव के सभी लोग मिलकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे, परंतु अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियां लागू करके इस व्यवस्था को आघात यानी कि नुकसान पहुंचाया। उसके बाद दूसरा है भारतीय धन संपदा का निष्कासन, जिसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था कि जो भारत का जो धन था उन्होंने अपने देश इंग्लैंड में भेज दिया।
अंग्रेजों के भारत पर अधिकार के पश्चात भारतीय धन संपदा का, यानी कि भारत का जो धन और जो संपत्ति थी उसका बहुत बड़ा भाग निरंतर लगातार इंग्लैंड भेजा जाता था, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ नहीं मिलता था। उसके बाद है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। उसके बाद है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सुंदर और सस्ती होती थीं, जिससे भारतीय हस्त निर्मित माल उनके सामने टिक न पाया और लघु उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा। उसके बाद है नेक्स्ट, निर्यात की अपेक्षा आयात को बढ़ावा देना। भारत में इंग्लैंड के उद्योगों में तैयार माल का आयात बढ़ता गया, यानी कि दूसरे देशों से भारत के अंदर माल आता रहा तथा भारतीय कपड़े तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात समाप्त हो गया। निर्यात का मतलब है जो भारत में बनी हुई वस्तुएं थी दूसरे देशों में जो भेजा जाता था वो बिल्कुल बंद हो गया। अतः भारतीय उद्योग बंद होने लगे और इससे क्या हुआ, जो भारतीय उद्योग थे वो बंद हो गए। उसके बाद है भारतीय कृषि एवं किसानों पर दुष्प्रभाव। भारत में अंग्रेजों ने किसानों पर अत्यधिक लगान लगाकर, यानी कि टैक्स लगाकर उनका शोषण किया तथा भूमि सुधार की और कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि भूमि सुधार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे किसान दरिद्र यानी कि गरीब हो गए और उपज भी कम हो गई और पैदावार जो थी वो भी कम हो गई। उसके बाद पश्चिमी शिक्षा लागू करना। भारत के अंदर अंग्रेजों ने जो है पश्चिमी शिक्षा लागू कर दी। अंग्रेजों ने भारत में 1835 ईस्वी में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली लागू की, जिसने भारत की सभ्यता और संस्कृति को आघात यानी कि नुकसान पहुंचाया। उसके बाद है ईसाई धर्म का प्रसार। भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही ईसाई धर्म प्रचारक भी बड़ी संख्या में भारत आए। इनके प्रयासों से बहुत अधिक संख्या में भारतीय ईसाई बन गए। उसके बाद है अब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है कौन से युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, तो आंसर है इसका बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। उसके बाद है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट कब पहुंचा था, तो इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली आदि पर अधिकार किया, तो आंसर है पुर्तगाली। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कांगो फ्री स्टेट किस यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश था, तो आंसर है बेल्जियम का। अगला क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, तो आंसर है दादा भाई नारोजी। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आंसर है रमेश चंद्र दत्त ने। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, इतिहास, आर्थिक इतिहासकार, लेखक तथा रामायण और महाभारत के अनुवादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो आंसर है रमेश चंद्र दत्त। यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं, पेपर में जो है आपको 4 चॉइस दी जाएंगी। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो आंसर है 1914 में। यूरोपीय शक्तियों में सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति का नाम लिखे, तो आंसर है इंग्लैंड। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध कब से कब तक हुए, तो आंसर है 1744 से लेकर 1763 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड का श्रीलंका पर अधिकार कब तक कायम रहा, तो आंसर है 1948 ईस्वी तक। वास्को डी गामा किस देश का नाविक था, तो आंसर है पुर्तगाल का। फ्रांस की भारतीय बस्तियों की राजधानी का नाम लिखे, तो आंसर है पांडिचेरी। किस उपनिवेश को पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका कहा जाता है, तो आंसर है मोजाम्बिक को। सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर है दादा भाई नारोजी ने। अगला क्वेश्चन है भारत एक साम्राज्यवादी शक्ति था, तो आंसर है इसका गलत। ब्रिटेन में चीन के बीच अफीम युद्ध हुए, तो आंसर है इसका गलत। सही और गलत में से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने खुले द्वार की नीति दी, तो आंसर है इसका सही।
उसके बाद है गोवा डैश का एक उपनिवेश था, तो आंसर है पुर्तगाल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का आरंभ डैश में हुआ, तो आंसर है इंग्लैंड में हुआ। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के इतिहास की किताब से 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।